ठीक है, तो कल तक हम लोग देखे थे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट। आज हम लोगों को देखना है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ? ठीक है, तो जो भी आप सोचते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए कि आखिर ग्रोथ के लिए चाहिए क्या। जैसे कि वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, so these are very essential elements for growth. The plant cells grow in size by cell enlargement, which in turn requires water. ठीक है, तो पानी का दरकार कब पड़ रहा है? जब सेल को enlarge होना है। ठीक है, enlargement होगा मतलब वो साइज बढ़ेगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो सेल्यूलर एक्सटेंशन में मदद करेगा। Thus, plant growth and further development is intimately linked to water status of the plant. ठीक है, तो ग्रोथ में जो वाटर स्टेटस है प्लांट का वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। और चूंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, तो रिएक्शन जो होंगे वो भी आपका वाटर में ही हो रहा है। ठीक है, सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस वाटर चाहिए उनको। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप देख चुके हैं। उसी तरह न्यूट्रिएंट्स में आप मैक्रो और माइक्रो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े थे। so why are they required? So they're required for the synthesis of protoplasm and they act as source of energy. ठीक है, तो दो काम है इनका। एक तो प्रोटोप्लाज्म बनाएगा और दूसरा एनर्जी का वो सोर्स है, एनर्जी कैन बी डिराइव। इसके अलावा वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के अलावा हर एक प्लांट को ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए जिसमें कि वो ग्रो करे। ठीक है, ना ही टेम्परेचर ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, सो एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे प्लांट को दिक्कत होगा, हाई टेम्परेचर पे प्लांट को दिक्कत होगा। उसी तरह इन्वायरमेंटल सिग्नल जैसे लाइट, ग्रेविटी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कितने चीज हो गए? वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट स्टेटस हो गया, उसके बाद लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया। तो देर आर 6 फैक्टर्स कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये 3 टर्म, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, तो इसको समझना बेहद जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको एस्टरिस्क का साइन, स्टार साइन। The cells derived from the root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific functions. ये आप देख कि जो एपिकल मेरिस्टम रिपीटेडली नए सेल्स बना रहा है, ठीक है, तो फर्दर क्या होता है इनके साथ, जो ये कैम्बियल सेल्स हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे मतलब अलग अलग परफॉर्मेंस देंगे, फंक्शन जो उनका अलग होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, सो दे विल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो चूंकि हर एक सेल अपना अलग अलग फंक्शन कर रहा है, या ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज जिसको बोलते हैं, वो अपना अलग फंक्शन कर रहा है, तो दिस एक्ट ऑफ मैच्योरेशन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सेल्स डिफरेंशिएट करें, मैच्योर करें और अपना फंक्शन उनका निर्धारित हो, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये डिफरेंशिएशन में होता क्या है? सेल्स विल अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस, सेल वॉल में उनके चेंजेस मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म में मिलेगा। तो कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ट्रैकियरी एलिमेंट बनाना है। ठीक है, तो सेल्स क्या होगा, सेल्स का प्रोटोप्लाज्म लूज आउट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगा जो कि काफी स्ट्रांग होगा, इलास्टिक होगा और लिग्निन सेल्यूलोज का बना होगा। ठीक है, उसके बाद टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन, प्रेशर में वो, टेंशन में वो पानी लंबे दूरी तक वो खींच सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक प्रक्रिया एलिमेंट बनने के लिए इतना डिफरेंशिएशन जरूरी है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का सिंपल तौर पे पहले आप एक्स थे और फिर आप चेंज होके वाई बन गए, स्पेसिफिक हो गए। ये वाई जो है वो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक फंक्शन है। और इनिशियली एक्स क्या था, नॉन स्पेसिफिक था, कोई फंक्शन निर्धारित नहीं था। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है। एक सिंपल वे में अगर इसको बोला जाए तो अ नॉन स्पेसिफिक सेल matures and differentiates to perform a specific function। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रैकियरी एलिमेंट में क्या क्या चेंजेस दिखेंगे अगर कोई सेल ट्रैकियरी एलिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो सबसे पहला है कि सेल का प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसका जो सेल वॉल है उसमें चेंजेस दिखेगा, वो स्ट्रांग होगा, इलास्टिक होगा, लिग्निन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन होगा। ठीक है, उसके बाद लंबी दूरी तक वाटर उसको ट्रैवल करवाना है, उस हिसाब से वो स्ट्रांग होना चाहिए। So try to correlate the various anatomical features you encounter in plants to the functions they perform। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि structure correlates to function। ठीक है, now plants show another interesting phenomenon। The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions, and this phenomenon is called de-differentiation। ठीक है, तब हुआ क्या, जो सेल्स डिवाइड किया, मैच्योर किया, डिफरेंशिएट किया, तो उसमें दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो यहां हम एक टर्म लिख देते हैं, लूज द डिवाइडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक फंक्शन मिला है तो इनमें एक लॉस भी है कि ये अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर ये वाई जिसमें कि कैपेसिटी नहीं है डिवाइड करने की, अगर वो फिर से रिगेन कर ले ये जो कैपेसिटी है, ठीक है, तब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट रिगेन्स द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, वो डिवाइड कर रहा था, कैपेबिलिटी उसकी खत्म हुई डिवीजन की, उसके बाद वो स्पेसिफिक बना, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसके बाद ये जो डिफरेंशिएटेड सेल था, it again got the regained the capacity to divide, so this process is called de-differentiation। ठीक है, तो दो टर्म है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ, जैसे कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स हैं, मेरिस्टम का मतलब कि उनमें कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग वापस आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ से बना आपका, हाँ, पैरेन्काइमल सेल से। ठीक है, so while doing so such meristems tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific function, that is get redifferentiated। अब ये वापस ये जो सेल जो रिगेन किया था कैपेसिटी टू डिवाइड, वो एक बार फिर से दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, they again lose the capacity to divide। ठीक है, so they lose the capacity to divide and and mature to perform specific functions।
ठीक है, मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस फेनोमिनन को हम लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो काफी आसान है समझना तीनों टर्म। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए समझना कि सेल रैपिडली मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहा है, तो उसका डिवीजन बंद हुआ, वो मैच्योर किया, डिफरेंशिएट कर गया। अब उसमें स्पेसिफिक कैपेबिलिटी आ गई कि वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है ये फिर से डी डिफरेंशिएट होता है। डी डिफरेंशिएट होता है मतलब कि इट अगेन्स रिगेन्स द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है। फिर से रीडिफरेंशिएशन होता है, कहने का मतलब वो अपना जो कैपेसिटी था डिवीजन का उसको फिर से खो देगा और फिर वो मैच्योर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। तो कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एक ऑर्डरली फेनोमेनन है। So list out some of the tissues in dicots that are products of redifferentiation. How would you describe a tumor? ठीक है, ट्यूमर को आप कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? How do you call the parenchymal cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ट्यूमर में क्या है, रैपिडली डिवाइड कर रहा है सेल्स, ठीक है, रुकेगा ही नहीं और मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, ठीक है। सो वी हैव मेंशन्ड दैट द ग्रोथ इन प्लांट्स इज ओपन, ये हम पहले पढ़े थे कि ओपन ग्रोथ है ये। तो ये डिटर्मिनेट हो सकता है, इनडिटर्मिनेट हो सकता है। तो इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन, ठीक है। तो ग्रोथ भी ओपन है, डिफरेंशिएशन भी ओपन है, क्योंकि जो सेल्स और टिश्यूज हैं जो कि सेम मेरिस्टम से निकल रहे हैं, मैच्योरिटी पे उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सो द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ सेल और टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइन द लोकेशन विद इन, ठीक है। तो कहाँ पे वो रिसाइड कर रहा है सेल्स वो डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर जो होगा मैच्योरिटी का वो कैसा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो सेल्स रूट एपिकल मेरिस्टम से दूर होंगे, ठीक है, तो दे विल डिफरेंशिएट एट रूट कैप सेल्स, ठीक है। जो पेरीफेरी की तरफ रहेंगे दे विल फॉर्म एज एपिडर्मिस। तो आप देखे हैं कि लोकेशन स्पेसिफिक सेल्स डेवलप होता है, ठीक है। So can you add a few more examples of open differentiation correlating the position of cell to its position in an organ? ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आप सोच सोच कर लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको समझना यही है कि डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, रीडिफरेंशिएशन क्या है, फिर फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमल सेल्स किसका एग्जाम्पल है, तो डी डिफरेंशिएशन का, ठीक है। उसके बाद आपका ट्यूमर बन रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, उसके बाद ट्रैकियरी एलिमेंट बन रहा है वो किसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। सो डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इन all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of seed to senescence, ठीक है। कहने का मतलब सीड से लेके ओल्ड एज तक जो जो इवेंट हो रहा है, जो जो चेंजेस हो रहे हैं एक पौधा में, उसको हम लोग डेवलपमेंट में रखेंगे, ठीक है। So diagrammatic representation of the sequence of processes which constitute the development of a cell of a higher plant is given in the diagram. So this kind of developmental concept is also applicable to tissues और organs के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट सेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिगर 15.8 यही बता रहा है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता क्या है, आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है।
सेल डिवीजन हुआ तो आपका ये कहाँ हो रहा है, रैपिडली मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है। ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल में हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे प्लाज्मा का भी ग्रोथ होगा, प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, डिवीजन हो गया, ग्रोथ हो गया। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो जो ऑर्गन्स है वो बढ़ते हैं, जैसे रूट बढ़ रहा है, पत्ता बढ़ रहा है, स्टेम बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योरेशन होगा, और फाइनली आपका जो सेल है वो क्या बन गया, मैच्योर सेल बन गया। ठीक है, मैच्योर सेल मतलब वो स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब फिर ये मैच्योर सेल धीरे धीरे समय के साथ ओल्ड एज पे जाएगा तो सेनेसेंस होगा, और फिर सिनेस करके वो फाइनली क्या होगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें डिवीजन हो रहा है, फिर धीरे धीरे प्लाज्मेटा प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ हो रहा है, फिर एक्सपेंशन हो रहा है सेल का, इलोंगेशन हो रहा है, फिर डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, फाइनली आपको मैच्योर सेल बन रहा है। फिर ये मैच्योर सेल समय के साथ अपना परफॉर्मेंस जो भी है स्पेसिफिक फंक्शन उसको परफॉर्म करते हुए सिनेस करेगा, और फिर सिनेसेंस विल लीड टू डेथ ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रही हैं एवरीथिंग इज सो प्लान, तो सच काइंड ऑफ डेथ जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है कि हमको मरना है, सेल को मरना है, आफ्टर गोइंग थ्रू phases or stages, we call the phenomenon as programmed cell death, so or apoptosis. So this is called PCD और प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम लोग इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि सेल की डेथ होने वाली है आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन सेट ऑफ फंक्शंस ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यू नो इट इज प्रोग्राम। इसके ऑपोजिट में होता है नेक्रोसिस, जो कि होता है रैंडम सेल डेथ। रैंडम सेल डेथ का मतलब हो गया एक्सीडेंट हो गया, इंसेक्ट का अटैक हो गया। ठीक है, वो एक्सीडेंटल सेल डेथ हो गया ये। ठीक है, एक्सीडेंटल सेल डेथ, तो नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये दो टर्म को समझना यहाँ पे जरूरी है डेवलपमेंट, बिकॉज द फाइनल स्टेज इज डेथ एंड डेथ विल अगेन रिन्यू ऑर्गेनिज्म इन अनदर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो टर्म है, एपोप्टोसिस और निक्रोसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। Plants follow different pathways in response to environmental phases of life, different kinds of structures। कहने का मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में अगर प्लांट को आप ग्रो कीजिएगा तो उसमें अलग अलग स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस दिखेंगे, या तो फिर लाइफ का अलग अलग फेज में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगा। कहने का मतलब जब बच्चा है तो अलग दिखता है, एडल्ट होता है तो अच्छा अलग दिखता है, लार्वा अलग दिखता है। ठीक है, एडल्ट अलग दिखता है, निम्फ अलग दिखता है। ठीक है, कैटरपिलर आप देखे होंगे अलग दिखता है, एडल्ट अलग दिखता है। तो कहने का मतलब लाइफ फेज का मतलब है, लाइफ फेज अलग अलग लाइफ फेज को अगर आप स्टडी कीजिएगा, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, तो आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एक लाइफ फेज के आधार पे आप स्ट्रक्चरल चेंजेस देख सकते हो, दूसरा प्लांट को अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो करके देखिए। तो इन्वायरमेंट के आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस मिल सकते हैं। ठीक है, सो दिस एबिलिटी to form different kind of structures on the basis of different environment and in different life phases is called plasticity। ठीक है, जैसे कि हेट्रोफिली, हेट्रोफिली आप देख रहे हैं इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्स पर। ठीक है, तो हेट्रोफिली मतलब अलग अलग तरह का पत्ता होना। तो ये जो कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर है, in such plants the leaves of juvenile plant are different in shape than those in mature plants। देखिए यहाँ पे ये जुवेनाइल, जब ये पौधा कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर छोटा होता है तो उसका पत्ता इस टाइप का दिखता है। तो एडल्ट होता है इसका पत्ता ऐसा दिखता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोफिली, मतलब डिफरेंट
पत्ता, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस इन लाइफ फेजेस, क्योंकि जुवेनाइल जब वो छोटा है, एडल्ट जब वो बड़ा है, तब पत्तों में अलग अलग स्ट्रक्चर है, हेट्रोफाइलस कंडीशन। ऑन द अदर हैंड, डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर, those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development due to environment, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर एनवायरनमेंट चेंज कर दे तब भी हेट्रो पत्ता अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिट, ये जमीन पे ग्रो होता है तो पत्ता ऐसा इंटैक्ट रहता है, जबकि अगर पानी में इसको ग्रो किया जाए वाटर कप को, तो उसका पत्ता इस टाइप से रहता है, डाइसेक्टेड पत्ता रहता है। तो ये हेट्रोफिली जो है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। मतलब आप यहाँ देखो कि अडेप्टेशन टू चेंज है वो, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? द ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रक्चरली अडेप्टिंग टू चेंज, adapting to change due to different environment and due to different phases in life, ठीक है। जैसे कि कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर में उसका पत्ता जुवेनाइल और एडल्ट स्टेज में अलग अलग, ठीक है। उसी तरह बटर कप में अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रो होता है तो उसका पत्ता फुल फ्लेजेड होता है, बड़ा बड़ा होता है। लेकिन वाटर हैबिटेट में जब ग्रो होता है तो बटर कप का पत्ता क्या है? डाइसेक्टेड, पतला पतला एकदम होगा, ठीक है। सो बोथ दीज एग्जांपल्स आर हेट्रोफाइलस कंडीशन, ठीक है। एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। मतलब प्लास्टिसिटी मतलब एबिलिटी टू चेंज, अडेप्टिंग टू चेंज ड्यू टू एनवायरनमेंट एंड लाइफ फेजेस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हेट्रोफाइलस कंडीशन इन प्लास्टिसिटी, ठीक है। तस हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट है, दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि काफी क्लोज कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये पहले भी आपको बोला गया था कि जो डेवलपमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो मैथमेटिकली डेवलपमेंट इज सम ऑफ growth and differentiation. So we can write growth plus differentiation. So development in plants, that is both growth and differentiation, is under control of intrinsic and extrinsic factors. तो ये जो development है इसका कंट्रोल भी होगा, रेगुलेशन भी होगा। तो जो रेगुलेशन है उसको दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? तो इंटरनल फैक्टर्स में आपका आ गया जेनेटिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जेनेटिक फैक्टर्स हो गया जो कि प्लांट का अपना फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद प्लांट को कुछ केमिकल्स चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। दो तरह के इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया और दूसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सॉइल का पीएच, ठीक है, मिनरल स्टेटस, इस टाइप से। तो वो सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ से आपको क्या चीज समझना है? यहाँ से आपको समझना है डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। एंड दूसरा आपको समझना है कि जो ग्रोथ को कंट्रोल, डेवलपमेंट को जो कंट्रोल करेगा, डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को जो कंट्रोल करेगा फैक्टर्स, वो इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। अब ये इंट्रिंसिक मतलब जो कि प्लांट के भीतर का फैक्टर्स है। सो दीज इंट्रिंसिक फैक्टर्स कैन बी जेनेटिक, मतलब प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा है उस पर डिपेंड करता है, या प्लांट में प्लांट हार्मोन्स किस टाइप से हैं
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन पे डिपेंड करता है। उसी तरह एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर्स हैं ये आपके बहुत सारे हो सकते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग देखे हैं कैसे कैसे करता है सब इम्पैक्ट प्लांट पे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। फिर जिस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है वहाँ का सॉइल का पीएच हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कंडीशंस, एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स, इन पे डिपेंड करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से आना ही आना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स इसको हम लोग बोलेंगे। सो द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआरस, दे आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सो ये इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अलग अलग है। इंडोल कंपाउंड्स में इंडोल 3 एसिटिक एसिड होगा जिसको हम लोग IA बोलेंगे, या आइडिनिन डेरिवेटिव्स हो सकता है which is N6 प्यूरफिराइल एमिनोप्यूरिन, और काइनेटिन हो सकते हैं। फिर कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव हो सकता है जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, टर्पीन्स हो सकता है जैसे जिब्रेलिक एसिड CH3 हो गया, या गैसेस हो सकते हैं जैसे इथाइलिन हो गया, ठीक है। तो इतना तरह का पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। केमिकली दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलिए, हार्मोन्स बोलिए, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस बोलिए, फाइटो हार्मोन्स बोलिए, ये सब सब एक्सेप्टेड वर्ड्स हैं और आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे। सो दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फंक्शंस। तो फंक्शन के आधार पे दो भाग में आप इसको बांट रहे हैं। पहला ग्रुप जो है वो क्या करता है, इट प्रमोट्स ग्रोथ एक्टिविटीज, मतलब ग्रोथ को बढ़ावा देगा, ठीक है। मतलब ग्रोथ प्रोमोटर है वो। जैसे कि सेल डिवाइड करेगा, सेल एनलार्ज करेगा, फिर किसी तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, जैसा पत्ता, फूल, ये सब फॉर्म होता है, पैटर्न बनता है। ट्रॉपिकल ग्रोथ होगा, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू लाइट, आप लाइट की तरफ पौधा झुकता है, ठीक है, तो उसको ट्रॉपिकल ग्रोथ बोलते हैं। फोटोट्रॉपिकल ग्रोथ, ठीक है। रूट जियोट्रॉपिकल ग्रोथ है, ठीक है। सो फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, सीड फॉर्मेशन होगा, तो दीज आर ऑल ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज। तो एक तरह का जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, तो उनको हम लोग प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स बोलते हैं, ठीक है, PG। सो ये जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा उसको बोलेंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, आपका ऑक्सिन आएगा, जिबरेलिन आएगा और साइटोकाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं AGC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है, it plays an important role in plant responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. So they are involved in plant growth inhibiting activities, ठीक है। तो दूसरा क्या कर रहा है, प्लांट ग्रोथ को रोक रहा है, तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है वो। एक प्रमोट कर रहा था, दूसरा इनहिबिट करेगा। अब यहाँ इनहिबिट करेगा तो मतलब कि डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट बनाएगा। एब्सिशन मतलब फॉल होगा, जैसे पत्ता गिरता है, फूल गिरता है, फल गिरता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक ग्रुप प्रमोट करता है, दूसरा ग्रुप ग्रोथ को इनहिबिट करता है,
ठीक है। तो इस केस में आपका आ जाता है एब्सिसिक एसिड, दो होते हैं। एक एब्सिसिक एसिड आता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन आप बोल सकते हो, ठीक है, वुंड हार्मोन, उस समय ये एक्टिव रहेगा। और दूसरा एक गैसियस हार्मोन है, इथिलीन, ठीक है। तो इसको आप अलग से आप याद, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, ये जो इथिलीन है ये ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन लार्जली ज्यादातर ये इनहिबिटर का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग पीजीआई में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दो तरह के हुए, एक जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स आते हैं, और एक जो होता है ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको हम लोग एब्सिसिक एसिड और इथिलीन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब समझना है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो हाउ वे दे डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवर हुआ है, ठीक है। So interestingly, the discovery of each of the five major groups of PGR have been accidental. मतलब एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल का मतलब सेरेंडिपिटी, बाई चांस, इसको बोलते हैं बाई चांस, ठीक है, बाई चांस और सेरेंडिपिटी, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ, वो क्या है, सेरेंडिपिटस फेनोमेनन, सेरेंडिपिटी, ठीक है। So all this started with the observations of Charles Darwin and his son Francis Darwin. यहाँ पे भी वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन आया, उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों क्या कर रहे थे, so they observed that the coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source। मतलब कि जब उन्होंने कनेरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को लाइट दिखाया तो वो फोटोट्रोपिज्म शो किया। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है कि वो लाइट की तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए, ठीक है, experiment which is used to demonstrate that tip of the coleoptile is the source of oxygen, ठीक है। तो arrows indicate the direction of light, यहाँ देखिए आपका लाइट दिया गया है, ये कोलियोप्टाइल सीधा था पहले, वो घूम गया लाइट की तरफ, ठीक है। तो डार्विन का एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चला था कि ये ऑक्सीजन है यहाँ पे। So after a series of experiment, it was concluded that the tip was the site of transmittable influence that caused the bending of the coleoptile, ठीक है। तो डार्विन सिर्फ इतना ही पता लगाया कि वहां कुछ होना चाहिए जो कि लाइट के प्रेजेंस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा चीज था जिसने कोलियोप्टाइल को बेंड कराया, ठीक है। तो it was auxin hormone. So this auxin was isolated by vent from tips of coleoptiles of oat seedlings, ठीक है। तो ये वेंट नाम का साइंटिस्ट इसको आइसोलेट किया है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर, बट ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे। अब आप देखिए कि ये कोलियोप्टाइल जो है वो लाइट के प्रेजेंस में घूम रहा है। जब आप ये टिप को काट देते हो, बी में देखिए टिप काट दिया है तो वो सीधा रह रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर आप इसको ढक देते हैं तब भी सीधा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर टिप को आप रखते हो और उसको एक ट्रांसपेरेंट चीज से ढकते हो फिर भी वो बेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ चीज ऐसा है जो कि टिप पे मौजूद है, अगर आप वो टिप को हटा दीजिएगा तो वो केमिकल हट जाता है जिसके कारण कि वो बेंडिंग नहीं हो रही है। तो दिस बेंडिंग मस्ट बी ड्यू टू सम केमिकल, और ये केमिकल था ऑक्सिन, द फर्स्ट हार्मोन जो कि डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो इट वाज दिस आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट,
ठीक है, ये वही एक्सपेरिमेंट में आपका दिखाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट डिस्कवरी था जिब्रेलिन्स का, ठीक है, तो द बकानी और द फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। तो जापान में एक डिजीज था बकानी डिजीज, जो कि राइस में होता था, राइस के सीडलिंग में। तो दिस वाज कॉज्ड बाय अ फंगस पैथोजन जिब्रेला फुजिकुरोई। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछेगा बकानी डिजीज किसमें होता है, तो राइस में होता है। कौन कॉज करता है, फंगस कॉज करता है। फंगस का नाम बताइए, तो जिब्रेला फुजिकुरोई। कौन सा साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किया था, कुरोसावा। So Kurosawa in 1926 reported the appearance of the symptoms of disease in rice seedlings when they were treated with sterile filtrates of the fungus। ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, कुरोसावा ने, इसने फंगस जिबरेला प्रोजुकराई का फिल्ट्रेट लिया और उसको वो छिड़क दिया नॉर्मल राइस सीडलिंग पे। फिर देखा कि जो नॉर्मल राइस सीडलिंग है उसमें भी वो डिजीज का सिम्टम आ गया। फिर बाद में एक्टिव सब्सटेंसेस वेर आइसोलेटेड एंड दे वर फॉर्म टू बी जिबरेलिक एसिड। अब मोस्ट कॉमन उसमें क्या है, GA3 है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको आता है। नेम द फंगल पैथोजन कॉजिंग बखानी डिजीज, तो जिबरेला फुजिकुरोई। दूसरा, कौन सा साइंटिस्ट इसमें काम किया था, तो कुरोसावा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, Skug and co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus, which is a mass of undifferentiated cells, proliferated in addition to oxygen. The nutrient medium was supplemented with one of the following extracts, जैसे कि extracts of vascular tissue, yeast extract दिया गया है, कोकोनट का मिल्क दिया गया या DNA दिया गया। ठीक है, तो स्कूगर जो उसके साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने देखा कि जब वो टोबैको स्टेम का कल्चर कर रहे थे, ठीक है, लैब में, तो थोड़ा सा ग्रो होता है, तो उसको कैलस बोलते हैं लैब में। कैलस का मतलब होता है मास जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, अब ये कैलस का प्रोलिफरेशन तभी होगा जब आप न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन के अलावा एक दूसरा एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं। वो एक्सट्रैक्ट इन लोगों ने डाला था कोकोनट का एक्सट्रैक्ट, मिल्क या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट। तो आखिर कोकोनट मिल्क और DNA और एक्सट्रैक्ट में है क्या, क्या है, तो इसको फिर 30 साल के बाद लगभग आई थिंक मिलर ने 1955 में he identified and crystallized the cytokinesis promoting active substances termed kinetin। ठीक है, तो साइटोकाइनेस का डिस्कवरी हुआ फिर मिलर के द्वारा, जो कि ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ दो साइंटिस्ट हैं, स्कूग और सेकंड है मिलर, ये नाम याद रखना होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है कैलस का मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया साइटोकाइनेस। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई है ये। ठीक है, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, ठीक है, फिर साइटोकाइन। और साइंटिस्ट के नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सिन से संबंधित डार्विन एंड डार्विन है, एफ वेंट है, जिब्रेलिन से कुरोसावा है, साइटोकाइनिन से स्कूग एंड मिलर है। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग मिड 1960s 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor। ये तीनों तो प्रोमोटर थे, AGC, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। लेकिन उसके बाद इनहिबिटर को भी डिस्कवर किया गया। तो 3 तरह के इनहिबिटर पाए गए थे, इनहिबिटर बी, इनहिबिटर 2, एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन। ठीक है, लेटर ऑल द 3 वेर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल और उनको एक नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो चौथा हार्मोन फाइटो हार्मोन था जो कि इनहिबिटर था, इट वाज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। ठीक है,
अब उसके बाद आता है H.H. Cousin. He confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. तो होता क्या है कि मान लीजिए आप जो ऑरेंजेस काफी राइप है, ठीक है, उसको अगर आप कच्चा केला के साथ रख दीजिएगा तो आप देखिएगा कि केला जल्दी जल्दी पकना चालू हो जाता है, राइपन करने लगता है। तो आखिर उस राइपन्ड ऑरेंजेस में से कुछ निकल रहा है जो कि कच्चे केले को राइपन कर रहा है, तो वो क्या है? इट मस्ट बी सम वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये काउजिन्स बोला कि कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस होगा जो निकल रहा होगा राइपन्ड ऑरेंजेस से, और अनराइपन्ड बनानास को वो राइपन कर रहा है। So later that volatile substance was identified as ethylene and ethylene is a gaseous substance, ठीक है। तो जो फिफ्थ फाइटो हार्मोन था वो था इथाइलिन, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ देखिए 2-3 प्रोमोटर हो गए, 2 इनहिबिटर हो गया, तो सबके साथ आपको नाम याद रखना है, ठीक है, तब जाके आप उसका याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट के नाम हैं, दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस, ठीक है। उसके बाद आपका एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद 5 हार्मोन्स आएंगे आपके, इन पांचों को आपको डिस्कस करना है, ऑक्सिन्स को डिस्कस करना है, फिर जिबरेलिन्स को डिस्कस करना है, फिर साइटोकाइनेंस को डिस्कस करना है, फिर एब्सिसिक एसिड, इथिलीन को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद आता है फोटो पीरियोडिज्म आता है, फिर वर्नलाइजेशन आता है, 7 टॉपिक, फिर सीड डोरमेंसी भी है। ये 8 टॉपिक अभी बचा हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात?